हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन लाइकोपोडियम। स्टूडेंट्स, लाइकोपोडियम प्लांट के जीवन में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। स्पोरोफिटिक स्टेज मीन्स बीजाणुद्भिद अवस्था और गैमेटोफिटिक स्टेज मीन्स युग्मोद्भिद अवस्था। इसके जीवन चक्र में जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो लाइफ साइकिल में डोमिनेंट होती है और इस बीजाणुद्भिद अवस्था में रिप्रोडक्शन का कार्य या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है या फिर स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे स्पोर्स या बीजाणुओं द्वारा लाइकोपोडियम में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। Reproduction by spores. Lycopodium is a sporophytic plant and reproduces by spores. Lycopodium की बीजाणुद्भिद अवस्था या स्पोरोफिटिक स्टेज में जनन का मुख्य जो तरीका है वो है स्पोर्स या बीजाणु। The plants are homosporous, that is produces only one type of spores. यहाँ पर लाइकोपोडियम की जो स्पीशीज़ हैं वो समबीजाणुक होती हैं, मीन्स होमोस्पोरस होती है। उनमें एक ही तरह के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु नहीं होते हैं। इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और सभी के सभी आकार में एक जैसे होते हैं। These spores are produced in sporangia और ये जो बीजाणु हैं वो बीजाणुधानियों या स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और ये जो बीजाणुधानियाँ हैं are produced on fertile leaves known as sporophyll। लाइकोपोडियम प्लांट की जो बीजाणु पर्ण हैं, मीन्स ऐसी पत्तियाँ जिनके अक्ष पर बीजाणुधानियाँ उत्पन्न होती हैं, उसे हम बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। और ये जो फर्टाइल लीव्स होती हैं इनके एक्सिस पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। यूजुअली द स्पोरोफिल्स आर grouped together to form a compact structure known as strobilae which are terminal structure। और ज़्यादातर ये जो स्पोरोफिल्स या बीजाणु पर्ण हैं वो आपस में डेंसली सिचुएटेड रहते हैं, मीन्स बिल्कुल पास पास सिचुएटेड रहते हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होने पर एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। और ये एक टर्मिनल स्ट्रक्चर है, मीन्स लाइकोपोडियम के स्टेम की सबसे एपिकल जो पोर्शन है, सबसे टिप पर, ये हमारे फर्टाइल स्टेम के टिप पर स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लाइकोपोडियम में ये देखिए, ये जो टिप है यहाँ पर ये स्पोरोफिल्स जो हैं बीजाणु पर्ण जिनके एक्सिस में बीजाणु धानियाँ उपस्थित हैं वो स्टेम की टिप पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अलग अलग स्पीशीज़ में दिखाया गया है कि देखिए टिप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजाणु पर्ण और नॉर्मल वेजिटेटिव लीव्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। इसी तरीके से यहाँ पर टिप पर स्ट्रोबिलस बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है। तो बीजाणु पर्ण उन पत्तियों को कहते हैं जिनके एक्सिस पर बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजियम लगे हुए होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स सिचुएटेड होते हैं। ये किसी भी प्लांट की स्टेम के टिप पर सिचुएटेड होते हैं। स्ट्रोबिलस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। In the primitive species of subgenus Eurostachya, टेडोफाइट्स में यूरोस्टेकिया और रेफोलोस्टेकिया, हमने दो ग्रुप में टेडोफाइट्स को डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर जो यूरोस्टेकिया टाइप के प्लांट्स होते हैं उनकी एवरी लीफ ऑन द प्लांट इज अ स्पोरोफिल। इसके अंदर जो पत्ती है, प्लांट की हर पत्ती एक स्पोरोफिल की तरह काम करती है और एटलीस्ट पोटेंशियली सो, मीन्स इसके अंदर ये पोटेंशियली ये कैपेबल होती हैं कि हर पत्ती के एक्सिस पर बीजाणुधानियों या स्पोरेंजिया का विकास हो सकता है। एंड द फर्टाइल एंड स्टेराइल जोन्स ऑल्टरनेट,
मीन्स यहाँ पर जो यूरोस्टेकिया की स्पीशीज़ है हमारे लाइकोपोडियम में, इसमें केवल जो टिप की कोशिकाएं हैं वही स्पोरोफिल नहीं होती हैं, जबकि पूरे प्लांट में जितनी भी लीव्स या पत्तियां उपस्थित हैं वो सब की सब बीजाणुधानियों को प्रोड्यूस करने में सक्षम होती हैं। और यहाँ पर स्टराइल जोन और फर्टाइल जोन मीन्स नॉर्मल वेजिटेटिव लीव्स और स्पोरोफिल ऑल्टरनेट करती हैं। द स्पोरोफिल्स आर लूजली अरेंज्ड, और यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स हैं मीन्स बीजाणुपर्ण हैं वो लूजली अरेंज रहती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होकर एक स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। इन स्पीशीज ऑफ रोफेलोस्टेकिया and in some species of Eurostekia, the leaves of the apical portion of the branches only bear sporangia and are called sporophylls. The rest behave as vegetative leaves. और यूरोस्टेकिया की जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनके अंदर तो क्या है कि सारी की सारी पत्तियां स्पोरोफिल्स की तरह ही बिहेव करती हैं और लूजली अरेंज रहती हैं। लेकिन यूरोस्टेकिया की जो एडवांस्ड स्पीशीज़ हैं, साथ ही साथ जो हमारे रोफेलोस्टेकिया ग्रुप है, उसमें जो भी प्लांट्स हैं उसमें सिर्फ एपिकल पोर्शन यानी स्टेम के टिप पर जो कोशिका पत्तियां उपस्थित हैं वो स्पोरोफिल कहलाती हैं, और इन्हीं स्पोरोफिल्स के एक्सिस पर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियों का विकास होता है। और बाकी जो पत्तियां हैं जिनके अंदर बीजाणुधानियां नहीं बनती हैं, नॉर्मल वेजिटेटिव लीव्स होती हैं। The sporophylls may be of the same size or of different size from the foliage leaves in different species. अब अलग अलग जो लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ हैं उसके अंदर वेजिटेटिव लीफ और स्पोरोफिल्स सेम साइज़ की भी हो सकती है, मीन्स वेजिटेटिव लीफ जैसी है साइज़ में बिल्कुल वैसी की वैसी स्पोरोफिल हो सकती है, या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ कौन सी है। The arrangement of sporophyll is same on the central axis as that of the vegetative leaves on the stem. अब जो हमारी वेजिटेटिव लीव्स हैं मीन्स कायिक पत्तियां हैं, उनका जो भी अरेंजमेंट है, जैसे स्पाइरल मीन्स सर्पिलाकार क्रम में लगी हुई हैं, वर्ल्ड मीन्स चक्र में लगी हुई है, या डिकसेट, किस प्रकार का अरेंजमेंट हमारी वेजिटेटिव लीव्स का था उसी प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर स्पोरोफिल्स का भी होता है। मीन्स अगर किसी स्पीशीज में वेजिटेटिव लीव्स स्पाइरली अरेंज हैं, चक्राकार क्रम में अरेंज हैं, तो उसकी जो स्पोरोफिल्स होंगी वो भी हमारी स्पाइरली यानी कि सर्पिलाकार क्रम में ही अरेंज होंगी। और अगर वो वर्ल्ड है मीन्स चक्र के रूप में लगी हुई हैं इस तरीके से, तो उसकी जो स्पोरोफिल्स होंगी वो भी इस तरीके से वर्ल्ड में या चक्र में ही होंगी। तो हमारी वेजिटेटिव लीव्स और स्पोरोफिल्स दोनों का जो अरेंजमेंट है एक्सिस पर वो सेम होता है। द पोजीशन ऑफ स्पोरेंजियम। अब हम बात करते हैं कि बीजाणुधानी की पोजीशन क्या है। लाइकोपोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, उसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, तो बीजाणुधानी की जो स्थिति है उसके आधार पर भी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। The sporangia may be axillary and protected with the help of sporophylls. यहाँ पर जो स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी है वो एक्सिस पर लगी हुई होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर लीफ का जो एक्सिस है, अक्ष है, वहाँ से बीजाणुधानी का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये प्रोटेक्टेड है हमारे फोलियर लीव्स से। ये देखिए इस तरीके से जो लीव्स है वो पूरी बीजाणुधानी को प्रोटेक्ट किए हुए है, और बीजाणुधानी हमारे स्टेम के अक्ष पे लगी हुई है। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो हमारे इनअनडेटम स्पीशीज़ के अंदर पाया जाता है। अब दूसरा है, इसके अंदर बीजाणुधानी फोलियर है। ये देखिए दूसरे डायग्राम में हम साफ देख सकते हैं कि जो पत्ती है ये हमारी स्पोरोफिल है, उस पर बीजाणुधानी लगी हुई है, जबकि यहाँ पर एक्सिस पर लगी हुई थी, और यहाँ पर फोलियर हमारा बीजाणुधानी है, मीन्स पत्ती पर बीजाणुधानी लगी हुई है और यहाँ पर अक्ष पर लगी हुई थी। तो दूसरे प्रकार के अंदर क्या है, फोलियर है, मीन्स बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानियाँ लगी हुई हैं एंड प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर देखिए जो हमारा फोलियर लीव्स है उससे प्रोटेक्ट है हमारी बीजाणुधानी। ये इस प्रकार का जो हमारा
अरेंजमेंट है स्पोरेंजियम का वो लाइकोपोडियम सरनम में देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो सबफोलियर एंड एक्सपोज्ड बीजाणुधानी है। यहाँ पर देखिए ये सबफोलियर है और साथ ही साथ ये प्रोटेक्टेड नहीं है, जो वेजिटेटिव लीफ है वो बाहर की ओर एक्सपोज कर रही है इसको, मीन्स पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, जैसा कि यहाँ इन दोनों कंडीशंस में स्पोरेंजियम को ढके हुए थी। इस प्रकार का जो हमारा बीजाणुधानी है स्क्वेरोसम के अंदर मिलता है, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम। यहाँ पर बीजाणुधानियाँ फोलियर होती हैं पर अनप्रोटेक्टेड होती हैं, मीन्स एक्सपोज्ड होती हैं। चौथा जो प्रकार है उसके अंदर एक्सिलरी है, बिल्कुल एक्सिस पर लगी हुई है जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये एक्सपोज्ड हैं। ये जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्टेड है यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर बीजाणुधानी की जो स्थिति है उसके आधार पर भी लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार से बीजाणुधानियाँ सिचुएटेड हो सकती हैं। अब अगर बीजाणुधानी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या एलिस काटा जाए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रोबिलस एक्सिस इन द सेंटर, यहाँ पर स्ट्रोबिलस में एक एक्सिस या अक्ष मौजूद होता है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रोबिलस एक्सिस आर प्रेजेंट स्पोरोफिल, और इसके दोनों तरफ स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण उपस्थित होते हैं। ऑल द स्पोरेंजिया आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एक एक स्पोरेंजियम एक एक बीजाणुपर्ण पर उपस्थित है और ये सिमिलर हैं, मीन्स एक जैसे ही हैं। सारे के सारे जो बीजाणुधानियाँ हैं वो एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर मेगास्पोर बन रहे हैं किसी के अंदर माइक्रोस्पोर। यहाँ पर सारी बीजाणुधानियाँ एक जैसी हैं और उनके अंदर स्पोर्स भी एक जैसे ही होते हैं, मीन्स होमोस्पोरस कंडीशन है। एंड आर अरेंज्ड एक्रोपिटली इन अ स्ट्रोबिलस, मीन्स सबसे नीचे की तरफ जो स्पोरेंजियम में बीजाणुधानी है वो सबसे मैच्योर होती है और टिप पर जो बीजाणुधानी होती है वो सबसे यंगेस्ट होती है। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं और ये हमारे लाइकोपोडियम की बीजाणुधानियों में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। अब अगर एक सिंगल बीजाणुधानी की हम बात करें तो स्पोरेंजिया आर सैक लाइक स्ट्रक्चर बट यूजुअली किडनी शेप्ड इन अपीयरेंस। एक इंडिविजुअल जो हमारी बीजाणुधानी है वो सैक लाइक होती है। समटाइम्स दे आर सबस्फेरिकल इन अपीयरेंस, और कभी कभी ये सबस्फेरिकल भी हो सकती है। देयर कलर वेरीज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, मीन्स येलो और ऑरेंज कलर के गोलाकार सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो बीजाणुधानियाँ हैं जिनके अंदर बीजाणु उपस्थित होते हैं। ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ अ बेसल शॉर्ट मेसिव स्टॉक, मीन्स सबससाइल कंडीशन है। हर बीजाणुधानी के नीचे एक स्टॉक मौजूद होता है विद एन अपर ग्लोबुलर यूनिलोक्युलर बॉडी कंटेनिंग न्यूमरस स्पोर्स, और एक स्टॉक के ऊपर गोलाकार संरचना होती है और इस गोलाकार यूनिलोक्युलर जो संरचना है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स या बीजाणु उपस्थित होते हैं। The body of the sporangium consists of 3 or more layers of wall surrounding a cavity। अब अगर एक बीजाणुधानी को अंदर से देखा जाए, उसका एलएस या टीएस काटा जाए, तो हम देख सकते हैं कि एक बीजाणुधानी में 3 या 3 से ज़्यादा वॉल लेयर्स होती हैं जो कि हमारी बीजाणुधानी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड टेपिटम। अब जो एक सिंगल स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी है उसमें 3 से 4 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर्स हो गई, और इसके सबसे अंदर की जो परत होती है इनरमोस्ट लेयर, जिसे हम टेपिटम कहते हैं, विच इज़ न्यूट्रिटिव इन नेचर एंड परसिस्ट टिल मेच्योरिटी। और जब तक हमारा पूरा बीजाणुधानी में स्पोर्स मेच्योर नहीं हो जाते तब तक ये जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो एक पोषक टिश्यू के रूप में काम करती हैं, मीन्स डेवलपिंग स्पोर्स को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इन द यंग स्पोरेंजियम इनसाइड द वॉल इज प्रेजेंट अ मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स।
अब अगर एक यंग बीजाणुधानी हम देखें तो उसके अंदर सेंटर में एक स्पोरोजिनस सेल्स, बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल्स मौजूद होती है, विच इन ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म स्पोर मदर सेल्स। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ये स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। मीन्स एक से बहुत सारी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, और जब समसूत्री विभाजन बंद हो जाता है तो हर जो सेल को हम स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। अब एक बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर मियोटिक डिवीजन होंगे, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड टेट्राड ऑफ स्पोर्स। और प्रत्येक जो बीजाणु मात्र कोशिका है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के बाद हैप्लॉइड बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द स्पोर्स एट मेच्योरिटी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो बीजाणु चतुष्क या स्पोर टेट्राड्स हैं वो मेच्योर होने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। The wall of the sporangium is provided with a transverse strip of cells known as stomium। अब जो हमारी बीजाणुधानी है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इसके अंदर सबसे बाहर की तरफ 3 या 4 परतीय वॉल लेयर्स होती हैं जो कि इसकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अंदर बहुत सारे बीजाणु मात्र कोशिकाओं के मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड स्पोर टेट्राड्स बनते हैं, जो बाद में बीजाणु या स्पोर्स में डेवलप हो जाते हैं। इसमें स्पोरेंजियम जो वॉल है उसमें कुछ कोशिकाएं, एक ट्रांसवर्स स्ट्रिप मौजूद होती है जिसे हम स्टोमियम कहते हैं, और ये जो स्टोमियम है वो हमारे डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स यानी बीजाणुओं के बाहर निकलने में, डिस्पर्स होने में हेल्प करता है। From where the sporangium at maturity splits into 2 walls and the spores are dispersed away in the air। तो जो स्टोमियम है वहाँ से जब बीजाणुधानी मेच्योर हो जाती है तो स्टोमियम वाले एरिया से हमारा जो बीजाणुधानी है वो 2 पार्ट में फट जाती है, और अंदर जो बीजाणु या स्पोर्स होते हैं वो बाहर एयर के थ्रू बिखर जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं। The spores produced by sporangium are alike or homosporous। अब अभी हमने बात की कि एक जो स्ट्रॉबिलाई है या कोन है वो किस तरीके का होता है, और एक स्ट्रॉबिलाई में बहुत सारे स्पोरेंजियम या बीजाणुधानियाँ होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हर बीजाणुधानी में बहुत सारे बीजाणु हैं, और एक जो ये जो बीजाणु हैं वो सारे के सारे होमोस्पोरस हैं, मीन्स एक जैसे होते हैं, मीन्स सम बीजाणु का अवस्था पाई जाती है हमारे लाइकोपोडियम में। ये जो बीजाणु हैं दे आर स्मॉल, राउंडेड और इवन स्फेरिकल स्ट्रक्चर। द सर्फेस ऑफ द स्पोर इज यूजुअली रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट रिजेस और नॉब लाइक प्रोट्यूरेंस। अब यहाँ पर जो हमारा स्पोर्स या बीजाणु है वो गोलाकार होता है, और उसका जो बाहरी सरफेस है उसके अंदर बाहर जो रेटिकुलेट रिजेस प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ये रफ या खुरदरा होता है, जो कि जैसे एक्साइन और इंटाइन होती है उसी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर होती है वो रेटिकुलेट रिजेस के रूप में होती है, जिसकी वजह से प्रत्येक बीजाणु का जो सरफेस है बाहर की तरफ से रफ होता है। ईच स्पोर इज प्रोवाइडेड विद अ ट्राइरेडिएट रिज एंड इज समवॉट येलो इन कलर। और हर बीजाणु के अंदर एक ट्राइरेडिएट रिज यानी कि एक ट्राइंगल टाइप बना रहता है, और ये येलो कलर के होते हैं हमारे बीजाणु लाइकोपोडियम के। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द स्पोर्स। और कभी कभी बीजाणुओं के अंदर कुछ बीजाणुओं में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो सकता है। रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन द स्पोर्स। और बीजाणुओं में रिजर्व फूड ऑयल के रूप में स्टोर रहता है, क्योंकि ये जो बीजाणु या स्पोर्स हैं इनका काम है गैमिटोफाइट या युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट करना, और जब तक ये पूरे युग्मोद्भिद प्लांट में डेवलप नहीं हो जाते हैं तो इन बीजाणुओं के अंदर कुछ रिजर्व फूड न्यूट्रिशन के लिए स्टोर रहता है, और लाइकोपोडियम में ये जो रिजर्व फूड है वो ऑयल की फॉर्म में मौजूद होता है।
डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अभी हमने स्टूडेंट्स बात की कि एक जो लाइकोपोडियम है उसमें रिप्रोडक्शन बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु धानियों में मौजूद होते हैं और बीजाणु धानियाँ बीजाणु पर्णों के एक्सिस पर मौजूद होती हैं और एक कॉम्पैक्टली अरेंज स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोन कहते हैं, जो नॉर्मली स्टेम के टिप पर होता है। लेकिन ये जो बीजाणु धानियाँ या बीजाणु हैं, इनका निर्माण किस तरीके से होता है? क्योंकि जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है तो जो एपिकल टिप है उसकी स्टेम की, वो उससे स्टेम होता है और साइड के अंदर लीव्स का निर्माण होता जाता है। लेकिन जब कायिक वृद्धि पूरी हो जाती है और रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है, तो ये जो हमारी पत्तियां हैं वह उनके अंदर एक्सिस पर बीजाणु धानियों या स्पोर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। The sporangium develops from a small group of superficial cells arranged in a transverse row on the adaxial side of the sporophyll near the base. अब जो भी हमारा लाइकोपोडियम का प्लांट है, उसकी जिस भी पत्ती के एक्सिस पर बीजाणु धानियों या स्पोरेंजियम का विकास होता है उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो जो स्पोरोफिल के बेस पर कुछ कोशिकाएं होती हैं, स्पोरोफिल के बेस के ऊपरी सरफेस पर, लीफ के दो सरफेसेस होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो जो एडेक्शियल साइड है मीन्स ऊपर वाला जो सरफेस है, उसके अंदर कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स, उनमें वो दूसरी जो सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं साइड में, उनका साइज में, और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो थिक हो जाता है। इस तरीके से इसके अंदर स्पोरेंजियम या बीजाणु धानियों का विकास प्रारंभ होता है। इट्स डेवलपमेंट इज ऑफ यू स्पोरेंजियम टाइप। हमने दो तरीके के बीजाणु धानियों का विकास पढ़ा है, यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर बीजाणु धानियों का विकास एक ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से स्टार्ट हो, और लेप्टोस्पोरेंजिएट अगर कंडीशन है तो एक सिंगल सेल होगी जिससे कि पूरी बीजाणु धानी का विकास होगा। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम की जो स्पीशीज है उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे बीजाणु धानियों का विकास कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पर जो बीजाणु धानियों का डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है। These superficial cells are called sporangial initial। अब ये जो कोशिकाएं हैं मीन्स बीजाणु पर्ण के बेस के पास की कुछ कोशिकाएं, ऊपर के सरफेस की कुछ कोशिकाएं दूसरे कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी हो गई हैं और उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया है। इन कोशिकाओं को हम स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। These cells divide by पेरिक्लाइनल डिवीजन, और इसमें सबसे पहले परिधीय विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि दो लेयर बन जाएंगी कोशिकाओं की, आउटर एंड इनर लेयर ऑफ सेल्स। द आउटर सेल्स डिवाइड पेरिक्लाइनली एंड एंटीक्लाइनली फॉर्मिंग 3-celled थिक वॉल ऑफ स्पोरेंजियम। अब जो बाहर की कोशिकाएं हैं मीन्स कुछ 4-5 जैसे कोशिकाएं थी, उनमें सबसे पहले परिधीय विभाजन हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे दो परतें बन गई, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। अब जो आउटर लेयर की कोशिकाएं हैं उसके अंदर भी एक और दो पेरिक्लाइनल डिवीजन और होंगे, जिससे कि 3 लेयर बन जाएंगी, और इनके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन से इनका नंबर बढ़ जाएगा, और ये हमारे स्पोरेंजियम या बीजाणु धानियों की वॉल का निर्माण करती हैं। The inner layer or archisporial cells divide in all directions forming a group of cells known as sporogenous tissue। अब ये दो लेयर्स बनी थी, आउटर एंड इनर। आउटर वाली से स्पोरेंजियम या बीजाणु धानियों की वॉल का निर्माण हो गया। अब जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, वो हर प्लेन में डिवाइड करती है मीन्स एंटीक्लाइनली और पेरिक्लाइनली। इससे क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, हर प्लेन में डिवाइड करेगी तो एक बंच बन जाएगा, और ये जो सारा ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, विच फाइनली गिव राइज टू द स्पोर्स। यानी कि बीच वाली जो सेल्स हैं, जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, उससे फाइनली स्पोर्स या
बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है। During these developments, the innermost layer of wall is differentiated as a nutritive layer is known as tapetum. अब जो हमने बात की कि जो आउटर लेयर है वो वॉल्स बनाएंगी। इस वॉल की सबसे अंदर वाली परत को हम टेपिटम कहते हैं, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और डेवलपिंग स्पोर्स को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इट इज़ अ परसिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड रिच इन रिजर्व फूड मटीरियल। और ये जब तक बीजाणुओं का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाता है तब तक टेपिटम की कोशिकाएं रहती हैं और इसके अंदर रिजर्व फूड मटीरियल स्टोर रहता है। ईच स्पोर मदर सेल्स, यहाँ पर हमने जब बात की थी कि अंदर वाली जो परत है उसके अंदर हर प्लेन में डिवीजन होगा, उससे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगी। ये जो डिविजन्स थे, ये सारे के सारे विभाजन माइटोटिक डिवीजन थे, मीन्स समसूत्री विभाजन थे। उससे 2n नंबर ऑफ कोशिकाएं ही बन रही थी। अब जब सारे माइटोटिक डिविजन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हर कोशिका को हम स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ये हर स्पीशीज में स्पोर मदर सेल्स का नंबर फिक्स होता है। बाद में जब बीजाणुओं का डेवलपमेंट शुरू होता है उससे पहले स्पोर मदर सेल अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस, thus producing a tetrad of spores means haploid। अब हर बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मीन्स मियोटिक डिवीजन होता है, और इससे हैप्लॉइड स्पोर टेट्राड्स मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले बीजाणु चतुष्कों का निर्माण हो जाता है। तो बीजाणु मात्र कोशिका बनने तक तो हमेशा समसूत्री विभाजन होंगे और हर बीजाणु मात्र कोशिका में मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान टेट्राड ऑफ स्पोर्स यानी कि बीजाणु चतुष्कों का निर्माण होता है। और ये जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन के बाद बने हैं। विद टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स, these spores later on separate from the tetrad, as a result of which a large number of spores are produced inside each mature sporangium। और जितने भी ये स्पोर टेट्राड्स हैं मेच्योर होने पर अलग अलग हो जाते हैं, मीन्स एक स्पोर टेट्राड से 4 स्पोर्स या बीजाणु बन जाते हैं। तो इस तरीके से एक बीजाणुधानी में बहुत सारे स्पोर्स सेंटर में सिचुएटेड होते हैं। उसके चारों ओर एक लेयर होती है जिसे हम टेपिटम कहते हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके बाहर 2 या 3 परतीय वॉल लेयर्स होती हैं जो कि पूरी हमारी जो बीजाणुधानी की दीवार या वॉल बनाती है, जो कि बीजाणुधानियों का बीजाणुधानी के अंदर जो स्पोर्स हैं उनका प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम डेवलपमेंट को आसानी से देख सकते हैं। सिंपल हमारा जो स्टेम है उसकी पत्तियाँ, ऐसी पत्तियाँ जिसके एक्सिस पर बीजाणुधानियों का विकास होना हो उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल के बेस पर, यहाँ पर बेस पर कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं से थिक हो गई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सेंटर में हम कोशिका देख रहे हैं दूसरी सेल्स के कंपैरिजन में साइज में बड़ी है और इसका साइटोप्लाज्म भी डेंस है। इसे हम स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। इस स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर डिविजन्स होते हैं। पहला डिवीजन पेरिक्लाइनल है, मीन्स इस तरीके से एक परिधीय विभाजन हुआ। ऊपर की जो कोशिका है उसे हमने कहा जैकेट इनिशियल, मीन्स ये हमारी स्पोरेंजियम की वॉल या जैकेट का निर्माण करेगी, और जो नीचे वाली कोशिका है वो हमारी स्पोरेंजियल इनिशियल है जिससे स्पोर्स का निर्माण होगा। इसके अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं और ये इस तरीके से एक कोशिका से बहुत सारी, हम देख रहे हैं इस तरीके से कोशिकाएं बन गई हैं। ये सारी की सारी कोशिकाएं हमारी जैकेट या वॉल का निर्माण करती हैं। अंदर वाली जो ये एक कोशिका थी इससे बहुत सारी हमारी आर्चीस्पोरियल सेल्स बन गई हैं। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जैकेट वॉल का निर्माण करेगी और अंदर जो आर्चीस्पोरियल सेल्स हैं उनसे बीजाणुओं का निर्माण होगा। धीरे धीरे इन सेल्स के अंदर और बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और ये एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसके चारों ओर 2 या 3 परतीय प्रोटेक्टिव लेयर या वॉल होती है जो स्पोर्स या बीजाणुओं को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं इसको हम
स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं, उससे स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। और जब सारे डिविजन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जब सारे माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाते हैं तो हर सेल को हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, इनके अंदर मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है और बीजाणुओं या बीजाणु चतुष्कों का निर्माण होता है। और इस बीजाणुधानी के नीचे एक स्टॉक मौजूद होता है। तो इस तरीके से कुछ सेल से एक पूरी बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड बीजाणु या स्पोर्स मौजूद होते हैं। अब ये जो बीजाणु हैं, हैप्लॉइड अवस्था की शुरुआत है, इससे गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद अवस्था का डेवलपमेंट होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्पोर्स हमारे स्पोरेंजियम या बीजाणुधानियों से बाहर निकलें। डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम एंड लिबरेशन ऑफ स्पोर्स। अब हमारा स्पोरेंजियम किस तरीके से स्पोर्स इसमें से एयर के थ्रू बाहर निकलते हैं। As the sporangium approaches towards maturity, a transverse row of cell is differentiated near the apical portion from the wall of sporangium known as stomium। जैसा कि हमने स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि इसके जो पूरी बीजाणुधानी की वॉल है, उसका एक पोर्शन, एपिकल पोर्शन, जिसकी कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में थिकन होती हैं, थिक सेल वॉल वाली होती हैं, उनको हम स्टोमियम कहते हैं। द वॉल्स ऑफ द सेल ऑफ स्टोमियम थिकन एंड डिफर फ्रॉम द वॉल ऑफ अदर सेल्स ऑफ द स्पोरेंजियम। बीजाणुधानी की जो वॉल की अलग दूसरी कोशिकाएं हैं, उनके कंपैरिजन में थिक होती है, दूसरों से अलग होती हैं। एज द स्पोरेंजियम लूजेज वाटर, इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल विच लीड्स टू द अपीयरेंस ऑफ अ स्लिट इन द स्टोमियम। अब जब कोई भी बीजाणुधानी मेच्योर हो जाती है, उसके अंदर स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं, तो ये सूख जाती हैं और इसमें वाटर लॉस होता है, जिससे कि एक प्रेशर पड़ता है वॉल पे और जो स्लिट लगता है वो हमारे स्टोमियम की तरफ से लगता है और बीजाणुधानी दो वॉल्स में टूट जाती हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वॉल स्प्लिट्स ओपन इनटू टू हाफ्स एंड द स्पोर्स आर डिसेमिनेटेड बाय द एयर करंट। और ये बीजाणुधानियाँ जब फट जाती हैं तो प्रेशर से हमारे जो स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इस तरीके से बीजाणुधानियों से मैच्योर स्पोर्स डिस्पर्स होकर बाहर गिर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि लाइकोपोडियम की जो स्पोरोफिटिक स्टेज है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरीका है, मेथड है, वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। इसमें जो स्पोर्स हैं वो बीजाणुधानियों या स्पोरेंजियम में बनते हैं। तो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, स्पोरेंजियम का अरेंजमेंट अलग अलग स्पीशीज़ में किस तरीके से है, और एक सिंगल स्पोर, उसका स्ट्रक्चर, स्पोर का डेवलपमेंट और उसका डेहिसेंस या लिब्रेशन किस तरीके से होता है, जो कि एक स्पोर बाद में एक अन्य गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद के रूप में डेवलप होगा। तो इन सभी के बारे में आज हमने पढ़ा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।